Run. हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अवर चैनल। तो दोस्तों, एलियन फ्रेंचाइज के फैंस ने कुछ न कुछ सभी मूवीज में एंजॉय किया है, चाहे वो ओरिजिनल 1979 की एलियन हो या 2007 की डिजास्टर एलियन वर्सेस प्रेडेटर रेक्विएम। ये फ्रेंचाइज हमेशा से अनएक्सपेक्टेड ट्विस्ट और यूनिक आइडियाज के लिए जाना गया है। जैसे प्रोमीथियस जैसी मूवी में इतने सारे कॉन्सेप्ट डाले गए थे कि ऐसा लगा कि मूवी बस फटने ही वाली है। और फिर एलियन 3 जैसी मूवी आई जो अपनी ही दुनिया में खो गई। पर एक चीज जो हर एलियन मूवी में थी वो थी एक अपनी आइडेंटिटी, एक यूनिक पर्सपेक्टिव। हर मूवी कुछ नया करने की कोशिश करती थी, चाहे वो सक्सेसफुल हो या नहीं। और अब आती है एलियन रोमिलस, जो फ्रेंचाइजी की पहली ऐसी एंट्री है जो बिल्कुल रेड्यूडेंट लगती है। ये एक सेफ और प्रेडिक्टेबल अटेम्प्ट है जो सिर्फ इसलिए बनाई गई है ताकि ऑडियंस को वही पुरानी एलियन वाली फील दी जा सके। ये मूवी वॉल्ट डिज्नी कंपनी के हाथ लगने के बाद एक और स्टार वॉर्स द फोर्स अवेकन्स जैसे कंजर्वेटिव रिबूट का एग्जाम्पल बन गई है। लेकिन अनफेयर नहीं होगा अगर कहा जाए कि द फोर्स अवेकन्स एटलीस्ट देखने में मजा आती थी, लेकिन एलियन रोमिलस को फन टू वॉच कहना भी थोड़ा जेनरस होगा। तो दोस्तों, मूवी शुरू होती है वहां से जहां से ओरिजिनल एलियन मूवी खत्म होती थी, नोस्ट्रोमो के खानदूर में। यहाँ एक सेवेंजर टीम जो ऑब्वियसली कुछ स्पेसिफिक ढूंढ रही होती है और एक कार्बोनाइज्ड मैटर को कलेक्ट करती है। ये मैटर लैब में ले जाया जाता है और काटा जाता है, जहाँ से कुछ कर्वी ब्लैक लाइंस निकलती है। क्योंकि ये एलियन मूवी है तो हमें ऑब्वियसली समझ आता है कि ये जीनोमॉर्फ के रिमेन्स है। पर इवन जब मैंने ये मूवी देखी तो मुझे सिर्फ एस्यूम करना पड़ा कि ये जीनोमॉर्फ के रिमेन्स है, क्योंकि बैकग्राउंड स्कोर तभी ज्यादा ऑमनियस हो जाता है। मूवी का विजुअल टोन बहुत डार्क और मोनोक्रोमेटिक है, जो एटमॉस्फेयर क्रिएट करने की कोशिश में उतना इफेक्टिव नहीं लगता। जिस स्पेस लैब में मूवी का मेजर पार्ट होता है वो ज्यादातर अंधेरों से भरी होती है, लेकिन वो हॉन्टेड हाउस जैसी थ्रेटनिंग फीलिंग नहीं देती जो ओरिजिनल एलियन मूवी में थी। और प्रोलॉग सीक्वेंस के एंड में एक शॉट होता है जिसमें ब्लैक थिंग दिखाई जाती है, जो शायद मूवी का सबसे कंफ्यूजिंग विजुअल होता है। अब स्टोरी के मेन कैरेक्टर्स की बात करें तो शुरू में ही एक स्मॉल ग्रुप इंट्रोड्यूस किया जाता है। इतने पुअरली डिफाइंड है कि पहले एक्ट के लार्ज पोर्शन में ये समझना मुश्किल होता है कि वो 6 लोग हैं या 7, और इनमें सिर्फ ज्यादातर 2 कैरेक्टर्स पर फोकस किया जाता है। रेन कैली स्पेनी जो एक प्लकी यंग वुमेन है, और एंडी डेविड जॉनसन एक बेयरली फंक्शनिंग एंड्रॉइड जिसे रेन अपना भाई मानती है। दोनों एक प्लान बना रहे हैं वेलेंट यूटानी कॉर्पोरेशन से भागने का, लेकिन कुछ ब्यूरोक्रेटिक शेनेनिगन्स के कारण उनका प्लान खराब हो जाता है। अनफॉर्चुनेटली इसी टाइम पर रेन के 4 दोस्त का एक स्कीम होता है कि स्टोलन और ट्रांसपोर्टर को यूज करके एक डेयरलिक्ट स्पेसक्राफ्ट तक पहुंचने का, जहां उनके लिए कायरो स्लिप पॉड्स वेट कर रहे होते हैं। फेडे एल्वेरेस जो इस मूवी के डायरेक्टर भी है, उन्होंने स्क्रिप्ट को इतना फास्ट पेस्ड बनाया है कि ऑडियंस को ये रैंडम और कंट्राइव्ड प्लॉट पॉइंट्स पर ज्यादा सोचने का टाइम नहीं मिलता। और फिर मूवी को रोमिलस टाइटल देने का एक फोर्स रीजन दिया गया है जो स्पेस स्टेशन के एक विंग का नाम होता है। और बस यहीं से शुरू होती है प्रेडिक्टेबल एलियन की स्टोरी, जहाँ एक होल्ड फुल ऑफ फेस अगर एक्सीडेंटली थॉ किया जाता है। ये क्रैब स्पाइडर मॉन्स्टर फ्रेंचाइज के नाइटमेरिस प्रेडेटर के फर्स्ट स्टेज होते हैं। साथ ही एक रिप्ड अपार्ट एंड्रॉइड रूक भी एक्टिवेट होता है, जिसका रोल डेनियल बेट्स प्ले करते हैं, लेकिन उसकी अपीयरेंस और वॉइस डिजिटली ऑगमेंटेड रेप्लिकास होते हैं यान होम के 1979 के एविल एंड्रॉइड एस से। और फिर ये डिसीजन नॉस्टैल्जिया बटन दबाने के लिए बस लेगेसी को कैश करने का एक अटेम्प्ट लगता है। ये एक आर्टिस्टिकली बैरन पेंडरिंग एग्जाम्पल है, और ऊपर से सीजीआई काम भी इतना खराब किया गया है कि होम का हेड उसके बॉडी से अलग लगता है, और ये सब ब्राइट लाइट में किया गया है। मूवी का पूरा एसेंस इस तरह की नॉस्टैल्जिया ड्राइवन एलिमेंट्स पे टिका हुआ है, जहाँ एलियन और एलियंस के प्लॉट पॉइंट्स को बस मिक्स करके सर्व किया गया। विजुअल और सेट्स को ओरिजिनल से कॉपी किया गया है, लेकिन डेड आई फेल्टी के साथ। डायलॉग्स और म्यूजिक में पुरानी मूवीज के रेफरेंस है, जो मूवी को बस एक फोर्स ऑथेंटिसिटी देने की कोशिश करते हैं। मूवी के थ्रिलर सीक्वेंसेस थोड़ा एक्साइटमेंट लाते हैं, लेकिन वो भी एक वीडियो गेम जैसा लगता है, जहाँ प्लेयर्स को टाइट इन्वायरमेंट्स नेविगेट करना होता है बिना जीनोमॉर्फ को ट्रिगर किए। ये सीक्वेंसेस बस एक टेम्पररी रिलीफ देते हैं, जब कैरेक्टर्स और स्टोरी के वीक पॉइंट से थोड़ा टाइम के लिए दूर होते हैं। और अब अगर कंक्लूजन की बात करें तो एलियन रोमिलस का बिगेस्ट फ्लॉ ये है कि ये मूवी कुछ नया करने की कोशिश नहीं करती। ये बस एक थीन कोट ऑफ पेंट लगाकर पुरानी एलियन स्टोरी को दोबारा सर्व करती है। सीजीआई के साथ थोड़ा और फैंसी बनाने की कोशिश की गई है, लेकिन रिजल्ट वही पुराना ही लगता है। ओरिजिनल एलियन और एलियंस का एक फोर्स मैशअप है, जो फाइनल एक्ट में और भी ज्यादा एविडेंट होता है। और फिर मूवी में कोई भी मेजर ट्विस्ट या सरप्राइजेस नहीं है जो ऑडियंस को एक्साइट कर सके, और ये फ्रेंचाइज के फैंस के लिए एक डिसअपॉइंटिंग एंट्री है। शायद ये सबसे वर्स्ट एलियन मूवी ना हो, लेकिन डेफिनेटली ये वो
मूवी है जो किसी भी प्रेडिटर लेस मूवी से कम नहीं है। क्या एलियन रोमुलस देखनी चाहिए? अगर आप ओरिजिनल एलियन मूवी के फैन हैं और सिर्फ नॉस्टैल्जिया के लिए ये मूवी देखना चाहते हैं तो शायद आपको ये मूवी थोड़ा सा ठीक लगे, लेकिन अगर आप कुछ नया और एक्साइटिंग एक्सपेक्ट कर रहे हैं तो आपको ये मूवी डिसअपॉइंट कर सकती है। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। आपको हमारा ये रिव्यू वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट करके बताइए, और अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और ऐसे ही लेटेस्ट कंटेंट के लिए बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें। अब हम मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय दोस्तों।